एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर एक कुत्ते ने काटा तो क्या सारे कुत्ते काटने वाले हो गए? ऐसा नहीं हो सकता। वो भी ज़रूरी है। हो सकता है वो बीमार था, हो सकता है हम में से किसी ने उसको लात मार दी थी, हो सकता है उसके पपीज़ न्यूबॉर्न उठा के बोरे में भर के हम कहीं फेंक आए थे, ऐसा होता है। अगर एक डॉग इनसिक्योर हो गया रोज गार्ड का डंडा देखते देखते, तो वो रिटेलिएशन में या तो गुर्राएगा या खुद को बचाने के लिए अटैक करेगा। हम सिर्फ हाय कुत्ता चिल्लाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल लीगल साइंटिफिक रिजॉल्व है उस पर काम ही नहीं करेंगे। कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसी जगहों के लिए काम नहीं कर रही है। बाकी के हम एग्जाम्पल लेते हैं, 10,000 फीमेल डॉग्स लेते हैं, मान लिया वो साल में 12 बच्चे दे रही हैं। 10,000 फीमेल डॉग इंटू 12 बच्चे कितने हो गए कैलकुलेशन में भैया? 1,20,000 वैसी हो। एक की भी उत्तर प्रदेश सरकार का ऑर्डर है कि घर के कुत्ते बिल्लियां भी नसबंदी होने चाहिए, घर में ब्रीडिंग करना इलीगल है, फिर भी लोगों के घरों में पिल्ले पैदा हो रहे हैं। क्यों? हाय तोबा मचा होता सर 2 साल में अगर 2 लाख से ज्यादा क्रॉस कर सकते हैं तो 24 सालों में हम कहां से कहां पहुंच गए? कैलकुलेट करिए, हम करोड़ों डॉग्स में आ गए। मुझे तो कोएग्जिस्टेंस चाहिए। काटने वाला कुत्ता है, शेल्टर जाएगा, सही हो जाएगा तब वापस जाएगा। कुत्ते को मारने वाला आदमी है, जेल जाएगा। तो इंस्पिरेशन है ना, मैडम उस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रस्टी थोड़ी थी। ट्रस्टी तो मेरे जैसी कोई भोली भाली बेचारी लड़की थी। एनिमल वेलफेयर हम तब जाने मैडम कब से बैठी हैं दिल्ली में। गाजीपुर मंडी में कितना अत्याचार होता है, बीमार जानवर आए दिन काटे जाते हैं। क्या किया मैडम ने? पे आप हमारी फोटो के साथ में अपने PFA पे छापोगे, पीपल फॉर एनिमल्स का नया अचीवमेंट। हमने ब्रीडर से कुत्ते रेस्क्यू करे। किसने करे? कौन बैठा था ब्रीडर के घर के बाहर 23 घंटे? मैं बैठी थी ना। खिलाओ, कुत्तों से भी प्यार करते हैं। कालू है ना, उनका देसी कुत्ता ही है, वो तो प्योर ब्रीड नहीं है। तो फिर काहे लिए लोग अपने नेता की बात नहीं मानते, कुत्तों को मारते हैं? कुत्तों उन लोगों को जेल भेज देना चाहिए। सेक्शन है नेग्लिजेंट कॉन्डक्ट टुवर्ड्स एनी एनिमल और पशु क्रूरता अधिनियम सेक्शन 11, अनवांटेड टॉर्चर पहुंचाना एक जानवर को। उसके अलावा पब्लिक लाइफ और प्रॉपर्टी को एंडेंजर करने का मुकदमा अलग से उन पे ठुकना चाहिए। अडॉप्ट नहीं कर सकते, रख नहीं सकते तो मारे भी ना। दोस्तों, इस वक्त आपका परिचय जो है, आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से मैं करवाने वाला हूं जो वाकई में कई लोगों के लिए प्रेरणादायक है, जिनका नाम कावेरी राणा है, हमारे साथ मौजूद हैं और ये जानवरों के लिए काम करती हैं। इस पूरे वीडियो को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार कावेरी राणा जी क्या काम करती हैं, जानवरों के लिए किस तरह से काम करती हैं और आपसे क्या कहना चाहती हैं। और इसलिए द न्यूज़ लुक की टीम इस वक्त कावेरी राणा जी के साथ बैठा हुआ है और मैं भी अपील करूंगा कि इस पूरे वीडियो को देखिएगा और आपको लगे कि इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है तो शेयर भी कीजिएगा। बहरहाल मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू अपने इतने इम्पोर्टेंट चैनल में हमें मौका देने के लिए बोलने का। मैं कावेरी राणा हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा का एकमात्र एनिमल शेल्टर स्मार्ट सैंक्चुरी चलाती हूँ और ये सारे ही जानवरों के लिए एक घर है जिसमें जो जानवर सड़क पर अपना निर्वाह नहीं कर सकते, गाय, घोड़े, बछड़े, कुत्ते, बिल्लियाँ, यहाँ तक कि बंदर भी हमारे यहाँ पर शरण लेने आते हैं। तो ये एक शुरुआती दौर की बातचीत करते हैं कि कावेरी राणा जी इसकी शुरुआत कैसे की? शुरुआत तो मेरे ख्याल से बचपन से हो गई थी। मेरे पिताजी को वो था कि कोई जानवर चोट लगा मिलता था तो उठा के घर ले आते थे। वो इंसानों के डॉक्टर हैं। अच्छा। तो उसको ट्रीट करते थे। तो जब तक बड़े हुए तब तक घर में 5 या 6 अडॉप्टेड डॉग्स थे। और तो वो एक होता है ना, एक नेचुरल जेनेटिक भी होता है और फिर जब आप डॉग्स के साथ बड़े होते हो तो नेचुरली एक प्रेम भी हो जाता है। तो जब हम MNC में काम करते थे, हमें अभी भी याद है, हमें 2006 में हमारे किसी मैनेजर ने पूछा कि कावेरी अब वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। हर MNC में ये सवाल पूछा जाता है कि 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो। तो कोई दोस्त बोल रहा है कि मैं ट्रेनर हूँ, कोई बोल रहे हैं कि मैं ऑपरेशंस मैनेजर हूँ। मेरा नंबर आया तो मैंने बोला कि मैं डॉग शेल्टर खोलना चाहती हूँ। अब सब चौंक गए होंगे। वहाँ पर थोड़ा मैं एम्बैरेस भी हो गई क्योंकि वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट प्रेजेंट था
और सब मेरी तरफ ऐसे देखने लग गए कि इसने ये क्या बोला, आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसे तो बोला कौन सोचता है ऐसे। तो फिर उन्होंने मुझसे और पूछा कि ऐसा ही क्यों, तो फिर मैंने उन्हें रीज़न दिया कि जो मैं हालात देखती हूँ सड़कों पर वो इतने अच्छे ऑप्टिमम नहीं हैं और हर जानवर को मेडिकल या मच नीडेड हेल्प नहीं मिल पाती। तो हम में से सब नहीं तो कोई भी नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इफ़ नॉट देन वी आर वाला कॉन्सेप्ट है। कोई भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगी, फिर कौन करेगा। शुरुआत वहीं से हुई। शुरुआत वहाँ से हुई। फिर उसके बाद में मैंने अपनी पहली रेस्क्यू डॉग अडॉप्ट करी थी 2005 में। 25 दिन की इंडियन पपी थी जिसकी पूरी फैमिली एक्सीडेंट में मर गई थी। तो उसका नाम सोफ़ी रखा। तो उसके साथ में फिर और रेस्क्यू शुरू हो गए। बीच में हमारा 2014 में उसका बेटा है लकी, वो खो गया। 18 दिन बाद मिला। ये रमेश कुमार जो हैं हमारे, इन्होंने ढूंढ के निकाला। लेकिन 18 दिन में हमें इतने जानवर मिले गलियों में, नालियों में घुसे हुए, चोट लगे हुए। और जब हम फ़ोन मिलाते थे कोई भी हेल्पलाइन गूगल पे निकाल के ग्रेटर नोएडा के लिए, तो हमें ब्लैंक रिप्लाई मिलता था कि यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा। तो हमारा डॉग तो 18 दिन बाद मिल गया, लेकिन फिर हमने धीरे धीरे जो भी चोट लगे जानवर हमने उस दौरान देखे थे सबका ट्रीटमेंट ऑन साइट ही करवाया, क्योंकि तब ऐसा कोई व्यवस्था थी नहीं। और वो धीरे धीरे करते करते वो 3 कुत्तों से 6 हुए, 6 से 12 हुए, क्योंकि चोट लगे कुछ उठा के भी लाने पड़ते थे। और फिर वो करते करते जब 90-95 कुत्ते पहुंच गए और हमारी सोफ़ी इस दुनिया में नहीं रही, 12 साल की होके उनकी डेथ हो गई। तो हम थोड़ा बीमार भी हो गए थे, हम मतलब काम भी सही से नहीं कर पा रहे थे। तो उसकी याद में फिर हमने लिविंग ट्रिब्यूट की, उसको वो हमेशा ज़िंदा रहे उसका नाम, हमने अप्रैल 2017 में सोफ़ी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट, जिसको स्मार्ट सेंचुरी हम प्यार से कहते हैं, उसका हमने शुरुआत ऑफिशियली करी। जानवर तो बहुत पहले से थे, ऑफिशियल शुरुआत 2017 में हुई। हाँ जी, लगभग 7-8 साल हो गए ऑफिशियली आपको जानवरों की सेवा करते हैं। हाँ जी, ऑफिशियली 8 साल होने जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा का अभी भी हम एकमात्र ऑल एनिमल शेल्टर हैं। हमारे अलावा सिर्फ एक अथॉरिटी की गौशाला और नंदीशाला है। बाकी जानवरों के लिए एक इकलौता शेल्टर हम ही हैं। स्ट्रीट डॉग्स पे सबसे पहले बातचीत करेंगे, क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे वो लोग स्ट्रीट डॉग्स को ही देख के ज़्यादा तक परहेज करते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, अगर उनकी गलियों में कुत्ते हैं तो उनको बच्चों को नुकसान पहुंचेगा। क्या है इसके बारे में, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे इस चीज़ को डील करती हैं आप जब सोसाइटी में जाती हैं, लोगों के बीच जाती हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि स्ट्रीट डॉग्स, जिनको आजकल आप लोगों ने मैनेस कहना शुरू कर दिया है हमारे देश की जनता ने, वो इतनी बड़ी मैनेस है नहीं जितना कुछ लोगों ने उसको पोर्ट्रे करके दिखा दिया है। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर एक कुत्ते ने काटा तो क्या सारे कुत्ते काटने वाले हो गए? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक आदमी अगर किलर है तो सब तो नहीं किलर होते हैं ना। उस कुत्ते ने काटा, किस सर्कमस्टेंस में काटा, वो भी ज़रूरी है। हो सकता है वो बीमार था, हो सकता है हम में से किसी ने उसको लात मार दी थी, हो सकता है उसके पपीज़ न्यूबॉर्न उठा के बोरे में भर के हम कहीं फेंक आए थे, ऐसा होता है। हो सकता है उसके पिल्ले हमने जला दिए थे, ऐसा भी हुआ है। हो सकता है कुत्ते की पूंछ में हमने बम जला के बम विस्फोट कर दिया था, ऐसा भी हुआ है। तो कुत्ते अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीख कर वो काटना शुरू करते हैं। रेबीज का कुत्ता बिना बात के काटता है और वो छांट के नहीं काटता, उसके रास्ते में जो भी मूविंग चीज़ आती है वो उसको अटैक करता है। जो हमारे नॉर्मल स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो सिलेक्टेड चुनिंदा लोगों को काटते हैं, ज़्यादातर शिकायतें चुनिंदा लोगों की आती हैं। एक कुत्ते ने पूरी सोसाइटी नहीं काटी होती, वही चुनिंदा लोग क्यों? अगर कुत्ते को काटने की आदत है तो अगर मैं उस सोसाइटी में जा रही हूँ, मैं तो बाहर क्यों, मुझे सबसे पहले काटेगा, मुझे क्यों नहीं? और उन 6-7 लोगों को काटा, उनके अलावा बाकी 60-70, 600-700 को क्यों नहीं? क्योंकि जैसे हम हैबिट बिल्ड कर लेते हैं, जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से अपने दिमाग में एक इमेज एज्यूम कर लेते हैं, वही डर, वही इमेज डॉग्स भी कर सकते हैं। अगर एक डॉग इनसिक्योर हो गया रोज गार्ड का डंडा देखते देखते, तो वो रिटेलिएशन में या तो गुर्राएगा या खुद को बचाने के लिए अटैक करेगा। तो मेरी लोगों से यही अपील है, पहली बात, अपने अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से मिलिए। आप लोगों के यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी 2001 में हो जानी थी। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से, जो कि 2015 में दोबारा दिए गए,
ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की मैंडेटरी जिम्मेदारी है कि सारे स्ट्रीट डॉग्स नसबंदी की जाए और रेबीज़ का वैक्सीनेशन किया जाए, जिससे हमारा देश रेबीज़ फ्री नेशन में आए। ये WHO की भी रिकमेंडेशन है। लेकिन आप में से कितने लोग, हम सिर्फ ग्रेटर नोएडा से ही पूछते हैं, मेरे अलावा कितने लोग अथॉरिटी के बराबर में जाकर खड़े हुए ये कहने के लिए कि आप स्टरलाइजेशन कुत्तों की नसबंदी शुरू करो, हम आपके साथ हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कहते हुए अथॉरिटी के कुछ अच्छे ऑफिसर्स और मेरे अलावा कोई नहीं था। अगर हम सिर्फ हाय कुत्ता चिल्लाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल लीगल साइंटिफिक रिजॉल्व है उस पर काम ही नहीं करेंगे, तो मानिए मेरी वो हाय कुत्ता बढ़ जाएगा और शांति बिल्कुल बरकरार नहीं रहेगी। बिल्कुल इस पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ऐसे कॉलोनीज के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ जहाँ मान लीजिए कि एजुकेटेड लोग नहीं हैं और प्लस वो अब खुद को सरवाइव कराने के लिए वो रोज़ाना दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। उनके पास ना पैसा है कि वो किसी स्ट्रीट डॉग्स को खिला पाए और ना उनके पास इतना नॉलेज है कि कोई समस्या आ जाए तो फिर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इत्तला कर सके। वैसी जगह के लिए क्या सरकारें काम कर रही है या फिर उनके पास कौन सा ऐसा विकल्प है जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करवा सके? देखिए, सच बोलना और फियरलेस इंटरव्यूज देना मेरी आदत रही है। अनफॉर्चुनेटली नहीं, कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसी जगहों के लिए काम नहीं कर रही है। क्या लगता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोए हुए हैं, पूरा जागे हैं, सोए हैं, क्या कर रहे हैं ये तो वही जाने। नोएडा में भंगेल चले जाइए, कुत्ते कूड़ा खाते हुए मिलेंगे और कम से कम 400-500 कुत्ते गार्बेज डंप्स पे मिलेंगे। ग्रेटर नोएडा में आप इंडस्ट्रियल एरियाज में चले जाइए, सूख के काटे हुए, नसबंदी हुए बिना कुत्ते मिलेंगे। स्लम एरियाज में स्लम वाले बेचारे रोटी डाल देते हैं कुत्ते को, लेकिन क्या वो नसबंदी और टीकाकरण करा सकते हैं? मैंने जब स्टरलाइजेशन ड्राइव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ कराई, मैंने सबसे पहले मीट मार्केट्स जिनमें से 90% इलीगल है उनके डॉग्स को स्टरलाइज करवाया, क्योंकि वहाँ से फाइट्स के केसेस बहुत आते थे। वो भी आधा अधूरा काम हो रहा था, साथ में खड़े होकर करवाया, तब जाके मैं 4 में से 3 मीट मार्केट्स को कवर कर पाई। आज भी वो 100% कवर नहीं है, क्योंकि सेकेंड राउंड हम कर ही नहीं पाए, काम बंद हो गया। अब 1 साल काम करेंगे, एग्जाम्पल देते हैं, हमने 1 साल काम करा, 1 साल में हमने 50,000 में से 2,500 स्टरलाइजेशन या नसबंदी और वैक्सीनेशन कर दिए। अब क्या वो जो बाकी के, हम एग्जाम्पल लेते हैं 10,000 फीमेल डॉग्स लेते हैं, मान लिया वो साल में 12 बच्चे दे रही हैं, 10,000 फीमेल डॉग इंटू 12 बच्चे कितने हो गए कैलकुलेशन में भैया? 1,20,000 वैसे हो। 1,20,000 एक साल में। अगले साल में उन 1,20,000 में से लगभग आधी फीमेल्स बच्चे देंगी, कितने लाख हो गए? वो कैलकुलेट होता है, आप 20 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे 3 सालों में। तो अगर आज मेरे यहाँ 10 कुत्ते हैं और मैं सोती रही और मैंने अपना काम नहीं किया, तो कल को वो 100 हो जाएंगे। उनको मार के भगाना ऑप्शन नहीं है, उनकी जगह दूसरे 5 कुत्ते आ जाएंगे, वो आपको जानते ही नहीं होंगे। वो नहीं आएंगे तो सांप आएंगे, सांप नहीं आएंगे तो बंदर आएंगे। आप इकोलॉजिकल पिरामिड को डिस्टर्ब ना करें। WHO की रिकमेंडेशन को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लॉ को फॉलो करें। एनिमल बर्थ कंट्रोल, कुत्ते और बिल्लियों की नसबंदी, घर वाले कुत्तों की भी और सड़क वाले कुत्तों की भी। उत्तर प्रदेश सरकार का ऑर्डर है कि घर के कुत्ते बिल्लियां भी नसबंदी होने चाहिए। घर में ब्रीडिंग करना इलीगल है, फिर भी लोगों के घरों में पिल्ले पैदा हो रहे हैं, क्यों? एनिमल हस्बेंड्री म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है? इसमें पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस तभी कुछ करेगी जब एनिमल हस्बेंड्री म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्शन ले रही है। जब हम पिल्ले चौड़े में होने दे रहे हैं, यूट्यूब खोलो, बाय अ पपी इन ग्रेटर नोएडा करो, अभी आपको 20 दिन का शेड्यूल मिल जाएगा 15,000 रुपए में। क्या कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? जब इलीगल है तो बिक क्यों रहे हैं? कभी आपने ये फेस किया है कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन सब चीजों को लेकर, वो कहते हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं? कभी फेस किया है इस चीज? हमें और भी प्रायोरिटीज हैं, सुना है हमने। कर ही क्या कहेंगे तो फिर देखो हम कुछ ऐसा जाएंगे जो उन्हें बुरा लगेगा। उनका जवाब होता है सिर्फ जानवर ही नहीं ना मैडम, और भी तो प्रायोरिटीज हैं। तो इंसान प्रायोरिटी है ना, तो उस जानवर को रेबीज का वैक्सीनेशन कर दोगे तो इंसान को ही तो बचा रहे हो। काहे की प्रायोरिटी पे काम कर रहे हो ये तो बताओ? लूट मार ये सब करना यही प्रायोरिटी है? कुत्ता काटे ही ना, उसका प्रिवेंशन प्रायोरिटी नहीं है।
कुत्ते मार के फेंक देना, फिर उस पे काम नहीं करना, या फिर प्रेशर में आके उस पे एफआईआर करना, वो काम की बात है? या कुत्ता मारने की नौबत ही नहीं आए क्योंकि उस जगह के कुत्ते नसबंदी हो रखे हैं और वैक्सीनेट हो रखे हैं और नंबर में कम है? क्या जरूरी है? ये काम अगर पहले से हुआ होता, जैसे कि नसबंदी के नियम जब से आए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना हाय तौबा मचा होता। सर 2 साल में अगर 2 लाख से ज्यादा क्रॉस कर सकते हैं तो 24 सालों में हम कहां से कहां पहुंच गए? कैलकुलेट करिए, हम करोड़ों डॉग्स में आ गए। अगर वो काम हुआ होता तो वो पॉपुलेशन वहीं रुक गई होती, शायद आज की डेट में 10-20 हजार कुत्ते देखने को मिल रहे होते पूरे देश में। पर परेशानी ये है कि 90% देश ने तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल पे काम ही नहीं किया। उनको छोड़िए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था 2015 में कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल सर्वोपरि हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को इनको फॉलो करना मैंडेटरी है, तो उन्होंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक सरकारी बॉडी है, AWBI जिसको कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मतलब लीगल भाषा में उनको एक तरह से हेड बनाया था कि आपका काम है ये देखना कि सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस क्या अपना काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उन पर एक्शन लेना भी आपका काम है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का इंटरव्यू लीजिए, पूछिए कितने पशु क्रूरता मुकदमे दर्ज किए हैं अभी तक, पूछिए कितनी म्यूनिसिपैलिटीज को ब्लैक लिस्ट किया है नसबंदी ना करने के ऊपर, वो इंटरव्यू ही नहीं देंगे। पूछिए कितने एनिमल एनजीओस को आपने परमिशन दी है नसबंदी करने की आज तक पूरे इंडिया में? 3 के अलावा तो किसी को नहीं दी है। 3 ही को क्यों दी है? लेके आइए इंटरव्यू, किसी से आपसे कोई बात कर जाए तो जवाब ही नहीं देंगे। परेशानी है ना, अभी तक तो मैडम जी चला रही थी AWBI कुछ टाइम पहले तक, तो अब तो मंत्री MP नहीं रही, अब देखते हैं कौन चलाएगा। मैडम मतलब कि मेनका गांधी की बात? हाँ मैडम, मेनका गांधी, उन्हें मैडम से नीचे कैसे बोले? उन्होंने जानवरों के लिए 50 सालों में कुछ नहीं किया तो कैसे बोले? मैडम ही है ना। काम किया होता, RWAs के साथ में एक डायलॉग स्टैब्लिश किया होता, अथॉरिटीज को रिमाइंड करा होता लेटर भेज के कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स फॉलो करो, इंस्टेड ऑफ उन्हें धमकाने के कि तुम अपनी इस नौकरी के लायक नहीं हो या क्योंकि तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी तो तुम्हारी नहीं है। काम किया होता मैडम ने अपने ही लाए हुए लॉज को इम्प्लीमेंट कराने में, तो आज हम ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट से जूझ नहीं रहे होते। बहुत सिंपल सी बात है। मैडम का ऑर्गेनाइजेशन PFA गाजियाबाद में नसबंदी कर रहा था, पीपल फॉर एनिमल्स गाजियाबाद। 10 सालों से कॉन्ट्रैक्ट था मैडम के पास में गाजियाबाद की नसबंदी का। गाजियाबाद चलिए, आपको 90% बिना नसबंदी के कुत्ते दिखाते हैं। 10 साल से PFA गाजियाबाद झक मार रहा था। 2 साल पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गाजियाबाद ने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। पूछिए क्यों? कॉर्पोरेशन से भी पैसे ले रहे थे नसबंदी के, और जो लोग अपने कुत्ते भेज रहे थे गली के उठा के, उनसे भी पैसे ले रहे थे। फुल मौज। कॉर्पोरेशन ने रंगे हाथ पकड़कर ऑटोमेटिकली ब्लैकलिस्ट कर दिया, तभी के तभी न्यूज़पेपर में क्लिपिंग निकाल दी। आज की डेट में पीपल फॉर एनिमल्स मुंबई में ब्लैकलिस्टेड है, गाजियाबाद में ब्लैकलिस्टेड है। हमने PFA गौतम बुद्ध नगर अपने हाथों से डिसॉल्व कर दिया क्योंकि मैडम और उनका ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम करने लायक नहीं है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो वेटरनरी डॉक्टर्स से लड़ाई है, ये उन्हीं की देन है। गाली दोगे तो गाली बोओगे और गाली रोपोगे, प्यार से बात करोगे और सोल्यूशन दोगे तो शांति रोपोगे। एज सिंपल एज दैट। कोएग्जिस्टेंस चाहिए कि सिर्फ लड़ाई चाहिए? मुझे तो कोएग्जिस्टेंस चाहिए। काटने वाला कुत्ता है, शेल्टर जाएगा, सही हो जाएगा तब वापस जाएगा। कुत्ते को मारने वाला आदमी है, जेल जाएगा। सिंपल बात है, सिंपल लॉ है। दोनों चीजों का अलग अलग लॉ है, लॉज फॉलो करे जाए। इनके जब ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया तो उसके साथ इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए और ऐसे लोगों को मैसेज आता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं। इंस्पिरेशन है ना, मैडम उस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रस्टी थोड़ी थी। ट्रस्टी तो मेरे जैसी कोई भोली भाली बेचारी लड़की थी। मैडम का तो नाम है, मैडम के बूते पे तो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था 10 साल से। अब हमें बताइए, अगर 10 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डोनेशंस लेता है, उसका आप RTI लगा के रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन गाजियाबाद कितना बड़ा है? कितना बड़ा है गाजियाबाद? बहुत बड़ा है। 10 साल काम करने के लिए बहुत बड़ा है? नहीं है। काम ना करने वालों के लिए तो 50 साल भी बड़ा लग जाएगा, छोटा लग जाएगा। अब 10 साल में अगर गाजियाबाद में इतना बुरा हाल है, गाजियाबाद में आज की डेट में कुत्तों को लेके हाहाकार मचा हुआ है। ग्रेटर नोएडा से ज्यादा लड़ाइयाँ गाजियाबाद में हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? जिन सोसाइटी में आज की रात में लोग 50 कुत्तों से परेशान हैं, उन सोसाइटीज़ में आज से 5 साल पहले 6-7 कुत्ते थे। PFA ने काम किया होता तो वो 6-7 कुत्ते ही रहते ना, वो 50 नहीं हुए होते।
लड़के बैनर लेके केज में खुद को बंद कर लिया कि मुर्गियों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, एनिमल वेलफेयर नहीं है। आई एम सॉरी, एनिमल वेलफेयर हम तब जाने मैडम कब से बैठी हैं दिल्ली में। गाजीपुर मंडी में कितना अत्याचार होता है, बीमार जानवर आए दिन काटे जाते हैं। क्या किया मैडम ने? मैडम गई गाजीपुर मंडी किसी दिन ऐसे करते हुए? हम गए हैं कई बार, हमने गाजीपुर मंडी के बाहर से गाड़ियां पकड़वाई हैं पुलिस से। मैडम गई? काहे लिए दिल्ली में बैठी हैं? मैडम का कौन सा बंदा जाता है? अब मान लिया मैडम ने आपको किसी केस पे भेजा, एक और मजाक की बात बताते हैं, केस पे आपके साथ में मारा पीटी हो गई, मैडम छोड़ो, मैडम का बंदा बचाने नहीं आएगा। अच्छा। और आप पे गलती से क्रॉस मुकदमा हो गया, भैया हो जाता है हमारे काम में। हमने किसी सोसाइटी में बोला कुत्ते मत डांटो, सोसाइटी वाले भी 506 504 टाइप का मुकदमा डाल देते हैं। मैडम को बोलो मैडम मुकदमा हो गया, अच्छा वकील हायर कर लो। हम तो सब कुछ कर लेंगे मैडम, आप क्या करोगे? मलाई खाएंगी। हमारे नाम पे आप हमारी फोटो के साथ में अपने पीएफए पे छापोगे पीपल फॉर एनिमल्स का नया अचीवमेंट। हमने ब्रीडर से कुत्ते रेस्क्यू करे, किसने करे? कौन बैठा था ब्रीडर के घर के बाहर 23 घंटे? मैं बैठी थी ना। आपने क्या किया? ये एक दुख है। ये दुख नहीं है, ये हमारे देश का कड़वा सच है। करने वाले लोग काम करते होते तो आज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत नहीं होती। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार ने काउ प्रोटेक्शन एक्ट निकाला। योगी जी बहुत सख्त हैं गायों के मामले में। ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, अथॉरिटी की गौशाला में हजारों गौवंश हैं बेचारे जो सड़कों से रेस्क्यू हुए हैं, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। उसके बावजूद ग्रेटर नोएडा की सड़कों पे अभी भी 10,000 गौवंश घूम रहे हैं, जिनमें से 90% टैग्ड नहीं है। टैग्ड, कान में टैगिंग मैंडेटरी है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश काउ प्रोटेक्शन एक्ट कौन फॉलो कर रहा है? योगी जी के दिए हुए ऑर्डर की भी इज्जत नहीं। योगी जी ने तो लॉकडाउन में कहा था गली के जानवरों को खाना खिलाओ, कुत्तों से भी प्यार करते हैं। कालू है ना, उनका देसी कुत्ता ही है, वो तो प्योर ब्रीड नहीं है। तो फिर काहे लिए लोग अपने नेता की बात नहीं मानते, कुत्तों को मारते हैं, कुत्तों को खाना खिलाने वालों को मारते हैं? अपने ही लीडर की इज्जत नहीं है हमें, है ना? और कुछ नहीं तो भगवान से डरो भाई, पशुपति नाथ हैं। तुम किसी भी जानवर को मारोगे, तुम मतलब कुत्ते को भैरव बाबा का अवतार कहते हैं, तुम प्रेग्नेंट कुत्ती को लाठियों से पीट पीट के मार रहे हो। अभी 2 दिन पहले म्यू अफोर्डेबल भवन में हुआ है। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भगवान का और हमारी धार्मिक भावनाओं का भी अनादर कर रहे हो। मतलब या तो फिर भैरव बाबा सच नहीं है ना? पर हमारे हिसाब से तो भैरव बाबा सच है। हमें तो यही पढ़ाया गया है बड़े होने तक, हमारी तो माइथोलॉजी की बुक्स में, रामायण में, सब में यही लिखा है। लोग समझते हैं भैरव बाबा का सामने जाए, माथा टेक लिए, बस पूजा हो गया। ड्रामे में, और फिर कुत्ते को पत्थर मार दो। कौन सी पूजा हुई भैरव बाबा की? ये तो पूजा नहीं हुई। कुत्ते को पत्थर मारने पे तो शनिदेव भी नाराज हो जाते हैं। जब घर में श्राद्ध होता है तो क्यों ढूंढते हो कुत्ते? काला कुत्ता चाहिए, पितरों को खाना खिलाना है। कुत्ते मुंह भी नहीं लगाते उस खाने में, क्योंकि आप पूरी जिंदगी उनको टॉर्चर करते हो। मैं अपने यहाँ के बता रही हूँ, मुंह नहीं लगाते। अगर किसी का मारा हुआ है ना, कावेरी जी आपके कुत्ते तो खाना ही नहीं खा रहे। मैंने कहा वो प्यार खाते हैं, खाना नहीं खाते। ये तो बहुत ही बड़ी आयरनी और हिपोक्रेसी है ना। हम एक बार को खुद को बोलते हैं कि जी हम पूजा पाठी भी हैं, हम भगवान को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं। कहाँ लिखा है जानवर को मार दो, बिना बात के मार दो? जानवर ने भौंका तो उसे पीट पीट के मार दो। हमने भी सुना है कि नोएडा में एक बिल्डिंग में 20 मंजिल से ही नीचे फेंक दिया गया था कुत्ते को। मैंने उस पर ट्वीट किया था। बहुत बुरा वो सीन था, वो वीडियो बहुत बुरा था। उस बच्चे के ऑर्गन्स बाहर निकल कर आ गए थे। उसमें पोस्टमार्टम हुआ था, कंफर्म हुआ था कि फॉल बहुत ऊंचाई का है। और ये पहला केस नहीं है, उससे पहले हमने एक और मुकदमे में चार्जशीट करवाई है। 3 नवजात पिल्ले 1.5 महीने के बंदे ने 10वें फ्लोर से नीचे फेंक दिए थे, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। अभी कुछ महीने पहले एक 10 साल के बच्चे ने एक 1 महीने का पिल्ला 50 फीट नीचे बेसमेंट में फेंक दिया, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। कुछ नहीं हुआ। अगर हम एक केस पर एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, एक प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे, जबकि बिसरख में प्रेसिडेंट सेट है, थाना बिसरख में मैंने एनिमल क्रूरल्टी के ऊपर प्रेसिडेंट सेट किया है, तो उनको सेम FIR फाइल करके अरेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी नहीं काम करना चाहता। एक बार रोक दोगे पशु क्रूरता को सख्ती से, दोबारा नहीं होगी। मैं रोकने जाती हूँ तो मुझसे लड़ते हो, मुझ पे और झूठे मुकदमे करने की धमकी दे देते हो, जी आपको जेल में बंद कर देंगे, या मुझे कर दोगे तो फिर बाकी कौन काम करेगा? फिर
अथॉरिटी काम कर नहीं रही है, वॉलंटियर कितना काम करेंगे? हाँ, तो विकल्प मतलब अगर देखा जाए तो है ही नहीं कुछ कि हाँ पूरी तरीके से काम। बंदे के पास में लास्ट में विकल्प बचता है कि जब मेरे पास बहुत सारे जानवर हो जाए तो मुझे हाथ जोड़ के मना करना पड़ता है, भैया मैं और एडमिट नहीं कर सकती। पर मेरी मजबूरी ये है कि मना करने के बावजूद मेरे को 15 जानवर ऐसे महीने में आते हैं जिन्हें मैं मना ही नहीं कर सकती, क्योंकि मना कर दिया तो मुझे पता है वो मर जाएगा, उसके पास और कोई जगह नहीं है। अब धर्म संकट, उन्हें हम छोड़ नहीं सकते। और अडॉप्ट भी करने में बहुत मुश्किल आ रही नहीं, है। अडॉप्ट लोग कर ही नहीं रहे हैं। देसी कुत्ते को तो आप भूल जाइए, प्योर ब्रीड को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे पास 2 लैब्राडोर, 1 पिटबुल है, मेरे पास 3 साइबेरियन हस्कीज हैं, लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर है, लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। परेशानी इस बात की है, खरीदना सबको पसंद है, सबको 20 दिन का पिल्ला चाहिए, हम अपने हाथ से पालेंगे। 60 दिन से पहले पिल्ला माँ से अलग करना अपराध है, लेकिन ब्रीडर 10 दिन का पिल्ला बेचता है, हम जाके खुशी खुशी खरीद लाते हैं। आई एम सॉरी, एनिमल वेलफेयर वालों ने पाल रखे हैं खरीद खरीद के, नाम लूंगी तो बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन हाँ किसी ने 10 दिन का शिट्जू खरीदा है, किसी ने 12 दिन का लंबे बालों वाला क्या होता है लासा एप्सो खरीदा है। तो मिनका मैडम को पूछो कितने देसी कुत्ते पाल रखे हैं घर में, उनकी बहन को पूछो ना अंबिका को कि अकॉर्ड में तो आप घूमती हो, घर में कितने देसी कुत्ते हैं। कावेरी जी के घर में तो 35 देसी कुत्ते हैं। कानून अपराध भी है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर मेरे घर के आसपास को, आपको मेरे घर के आसपास कुत्तों का शोर शराबा सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है मेरे यहाँ कुत्ते नहीं है। मेरा ओपन सेक्टर है, मेरे यहाँ बहुत कुत्ते हैं, लेकिन नसबंदी हो रखी है, टीकाकरण हो रखा है, एक दूसरे की टेरिटरी ब्रीच करने की जरूरत नहीं। पूरा मोहल्ला खाना खिलाता है, कोई एक फीडर नहीं है, हम वो फीडर वाला लॉ फॉलो नहीं करते, हमारी कम्युनिटी खिलाती है। बहुत सिंपल सी बात है, कम्युनिटी सब जगह खिलाती है ना। जब खामोखा फीडिंग करेंगे तब अल्ट्रेकेशन बढ़ेगा, जब कुत्ते को उसकी आदत से छुड़वाएंगे तो भी अल्ट्रेकेशन बढ़ेगा। समन्वय लेके चलेंगे तो किसी के बीच में अल्ट्रेकेशन नहीं बढ़ेगा। पॉपुलेशन को सरकार ऊपर उठने दे कुत्तों की, लोग परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा। जहाँ पे एक कुत्ते की ज़्यादा से ज़्यादा 2 कुत्ते साथ रहते थे, वहाँ आज की डेट में 8-8 रहते हैं। साइंटिफिक रीज़न, कुत्ता 2 है, कुत्ते की हिम्मत कम है, कुत्ते की नसबंदी हो गई, उसका टेरिटोरियल और हार्मोनल इंस्टिक्ट कम है, वो दोनों अपनी जगह पे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। कुत्ते 8 हैं, टेस्टोस्टेरोन कितना है, हार्मोन कितना हाई है, वो 8 क्यों हुए? मेरे इस सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। मुझे जब सोसाइटी से फ़ोन आता है कि मैडम हमारी सोसाइटी में से प्लीज़ कुत्ते ले जाओ, क्यों ले जाऊँ? मैडम बहुत हो गए हैं। मैंने कहा आपने 3 साल पहले फ़ोन करके बताए थे, कितने कुत्ते हैं आज? मैडम 22। मैंने कहा 3 साल पहले की चैट निकालती हूँ। मैंने कहा आपका मैसेज है 5 कुत्ते, 22 क्यों हुए? बाहर से तो नहीं आए? नहीं मैम, बाहर से तो गार्ड नहीं आने देते। मैंने कहा अंदर पैदा हुए? जी मैम। किसकी गलती है? मैम लोग खाना खिलाते हैं। मैंने कहा खाना खिलाने से कुत्ता प्रेग्नेंट नहीं होता है ना। कुत्ता अगर नसबंदी हुए है तो प्रेगनेंसी कहाँ से हो जाएगी? आपने नसबंदी क्यों नहीं कराई? आप अपने प्राधिकरण के यहाँ पर क्यों नहीं गए अपनी अर्जी लेके कि मेरे यहाँ के 5 कुत्तों की नसबंदी कराई जाए, जिससे आने वाले समय में यहाँ पे पॉपुलेशन राइज नहीं हो, मेरे यहाँ के सारे कुत्ते रेबीज से सुरक्षित रहें, जिससे मेरे रेजिडेंट्स रेबीज से सुरक्षित रहें। जैसे आपने जिक्र भी किया और जो मुझे जानकारी है कि सरकार ने और प्राधिकरण ने जो नसबंदियां किया है उससे ज्यादा आपने नसबंदी करवा दिया है ग्रेटर नोएडा में कम से कम। और बुरी बात यह है कि नरेंद्र भूषण सर जब सीईओ थे, उन्होंने बहुत मन से प्रोजेक्ट भैरव लॉन्च किया था, जिसके लिए एक एनजीओ जयपुर से स्पेशली यहाँ पर स्टरलाइजेशन करने आया था। यूनिट भी बनी थी, आज की डेट में वो यूनिट टूटी पड़ी है, ठीक है, टूट गई है, 2 साल में उसको तोड़ भी दिया गया। 1 करोड़ के बजट था और फिर उसे बनाया गया, फिर उसे तोड़ दिया गया। तोड़ा क्यों? वही जाने जिन्होंने तोड़वाया है। और अब जब तक सर थे बहुत अच्छे से स्टरलाइजेशन का काम हुआ, उसके बाद बैक टू बैक सीईओज चेंज हुए, बहुत सारा आई अंडरस्टैंड बैक टू बैक ट्रांसफर्स होते हैं तो प्रायोरिटीज बहुत होती हैं, उसमें कुत्तों का काम कहाँ रह गया? पीछे। एनजीओ अनपेड रह गया, वो काम छोड़ के चला गया। टेंडर इन्होंने निकाला, किसी एनजीओ ने बिड नहीं भरी। फिर ये एचसीएल के साथ में इन्होंने सीएसआर का शायद कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, एचसीएल आया, उन्होंने कुछ दिन फ्रेंडिकोज के साथ मिलकर स्टरलाइजेशन करे, अभी फिर बंद है। क्यों कोई टेंडर क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है? अप्लाई क्यों नहीं करता है कोई? बैड इमेज इन द मार्केट, टाइम पे पैसे रिलीज नहीं होना डिपार्टमेंट से
कॉन्ट्रैक्टर का छोड़िए, एनजीओ का छोड़िए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू इन्होंने 4th क्लास रोल पे लड़के लगाए हुए हैं, 3-3 4-4 महीने उनकी तनख्वाह नहीं आती। हमें तो इसीलिए पता है कि हमारे यहाँ के 2 लड़के अथॉरिटी में 2 साल डॉग कैचर का काम कर कर आए हैं। 5-5 महीने में, 4-4 महीने में हम जाके हाथ पैर जोड़ते थे, तब तनख्वाह निकलती थी। ये प्राइवेट अथॉरिटीज हैं, इमेजिन करिए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्राइवेट नहीं है वहाँ कितना बुरा हाल होगा। सरकार पैसा नहीं दे रही क्या? मैं तो नहीं मान सकती इस बात को कि योगी जी पैसा नहीं दे रहे होंगे, पैसा तो आ रहा है। टाइमली डिस्पर्स क्यों नहीं हो रहा? बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ए ब्लॉक में मैं 12 साल पहले आई थी, तो यहाँ आगे एक पार्क है, उसका गेट 12 साल पहले टूटा हुआ था, उसकी बाउंड्री वॉल 12 साल पहले टूटी हुई थी, उसमें पीपल के पेड़ बाउंड्री पे बढ़ रहे थे। आज वो पीपल के पेड़ों ने बाउंड्री पूरी उखाड़ दी है। ऑन दी अदर हैंड बी ब्लॉक है, वहाँ पे मेरा दूसरा रेंटेड घर है, वहाँ के पार्क इम्पेकेबल, वहाँ की दीवार बिना बात के तोड़ के दोबारा से नहीं बनाई गई। ए ब्लॉक का पार्क किसी ने टच नहीं करा। क्यों? एक ही सेक्टर में पार्शियलिटी क्यों? ये ओमिक्रॉन 2 सेक्टर की बात हो रही है। क्यों पार्शियलिटी? जब ठेका पूरे सेक्टर का उठता है तो पूरे सेक्टर में काम क्यों नहीं होता? एक पोर्शन में काम करके जहाँ पर RWA रहती है वो दिखा के काम खत्म, बाकी पैसा जेब में। यही काम कुत्तों में हो रहा होगा, है ना? दिखा दिए कुछ और पैसे ले लिए कुछ और। हाँ, जब ठेका पूरे सेक्टर का उठ रहा है तो ए ब्लॉक का पार्क का गेट आज भी 12 साल से टूटा हुआ क्यों है? ए ब्लॉक के पार्क की दीवार आज भी टूटी हुई क्यों है? क्यों बी ब्लॉक के पार्क की दीवार तोड़ के दोबारा बनाई गई? क्यों बी ब्लॉक के पार्कों में लाइट लगी है, ए ब्लॉक के पार्क अंधेरे में गिरे हैं? क्यों है ये पार्शियलिटी? मतलब ठेका हुआ, काम किया गया उन जगहों पे जहाँ पे दिखता है, जहाँ पे कोई कंप्लेनेंट नहीं है, वहाँ काम नहीं किया गया, पैसा जेब में दबा लिया गया। क्योंकि पैसा तो मैं नहीं मान सकती कि ठेका तो ऐसे नहीं उठता है कि यही ब्लॉक का ठेका उठा है। ठेका उठता है सेक्टर ओमिक्रॉन 2 का ठेका उठा है। आप एक ही हिस्से में काम क्यों करोगे, दूसरे में क्यों नहीं करोगे? आई एम सॉरी, करप्शन इज एवरीवेयर, इट्स बिटर ट्रुथ। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। एक बात बताइए, हम 12 साल से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जानवर रेस्क्यू कर रहे हैं। हम उनके लिए इसलिए कहते हैं कर रहे हैं क्योंकि ये उनका काम है, हमारा नहीं। उन सबको तनख्वाह मिलती है, लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं इस काम के लिए। कितनी बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आकर हमारी हेल्प करने की कोशिश की है कि कावेरी जी आप 12 साल से आप किराया दिए जा रहे हो। अभी भी मैं आज की डेट में 70,000 का किराया देती हूँ 3 अलग अलग साइट्स का, प्लस बिजली का बिल मिला के 1 लाख रुपए देती हूँ। क्यों देना पड़ रहा है मुझे? आप शेल्टर खोल लो ना, मुझे नहीं देना पड़ेगा, मैं शेल्टर बंद कर दूंगी। और इसमें किसी तरह की मदद नहीं मिलती है? नहीं, सरकार से जीरो मिलेगी, जीरो। गाय दबाने के लिए जेसीबी चाहिए ना, तो भी 12 घंटे हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। उसमें भी शराब पिए हुए जेसीबी वाला आता है जो 4 बातें सुनाता है, मैडम आपकी वजह से ना मैं बच्चों के साथ खाना नहीं खा पाया। पैसा, जमीन, हेल्प भूल जाओ, दवाई, वेटरनरी डॉक्टर नहीं। एनिमल हस्बेंड्री के वेटरनरी डॉक्टर आके हमारे शेल्टर पे फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम नहीं दे सकते। अच्छा, समय नहीं है, अपने एरिया का काम पूरा कर ले वही बहुत है। अपने यहाँ की तो टैगिंग कर नहीं पाए हैं पूरी, हमारे यहाँ कहाँ से आएंगे? एनिमल हस्बेंड्री में अगर 50 डॉक्टर पोस्ट होने चाहिए तो 10 पोस्टेड है, काम कैसे होगा? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल्स हैं वो कितना एक्टिव है? कहाँ है ही नहीं। हाँ है ना, गाय भैंसों के आर्टिफिशियल रेप इंसेमिनेशन के लिए हॉस्पिटल्स हैं ना, जहाँ पे उनको जबरदस्ती हाथ डाल के सीड डाल के प्रेग्नेंट किया जाता है। बस उसी काम के हॉस्पिटल हैं सरकारी, और किसी काम के नहीं है। रेबीज तक की वैक्सीन नहीं है उन लोगों के पास। तो ये ऐसे ही नाम का खोल रखे कि एनिमल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल दिखा के लाती हूँ, कूड़े से घिरा पड़ा होगा, इतनी पन्नियां और इतना गार्बेज होगा कि आपको उल्टी आ जाएगी, वहाँ खड़े नहीं रह पाओगे। एंटी रेबीज की वैक्सीन तक नहीं है। अरे वैक्सीन कहाँ रखोगे, फ्रिज ही नहीं है जब। बताओ ना मुझे। ये हालात आपने जिक्र भी किया और हम भी देखते हैं। मैं आपको सारे हॉस्पिटल घुमा लाती हूँ, और ऐसे ऐसे टाइमों पे चलेंगे जिस टाइम पे डॉक्टर हॉस्पिटल में होना चाहिए। 90% में डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगे, अपने प्राइवेट क्लिनिकों पे बैठे होंगे। बाकियों में आपको सुविधाएं दिख जाएंगी क्या है। तब जब मुख्यमंत्री जब बोल रहे होते हैं कि हमारे राज्य में हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर हो चुकी है, तो वो फिर आपको सुन के क्या लगता है? मुख्यमंत्री साहब को वो पिक्चर दिखाई जाती है। मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगी कि स्वयं जाके अपने एरिया के एक एक पशु चिकित्सालय का निरीक्षण करें, और उनसे पहला सवाल ये पूछें कि उनके पास में सबसे जरूरी जो पूरे इंसान को, गाय को, भैंस को, कुत्ते बिल्ली को मरने से बचा सकती है, वो एंटी रेबीज के वैक्सीनेशंस क्यों नहीं है।
उनके एरिया के डॉक्टर्स ने अपनी सारी गाय टैग या वैक्सीनेट क्यों नहीं करी हैं? और जब अथॉरिटी गाय को उठा के ले जाती है गौशाला अनटैग्ड को, तो वापस रिलीज क्यों करती है? ये एक मतलब बहुत सारी चीज़ों को जब हम समझते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहां करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और उसका ग्राउंड पे बिल्कुल जीरो उसका वो है मेंटेनेंस। आई थिंक ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में यही है। आई एम सॉरी टू से। आप देखिए, एक बात बताते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का काम है जानवरों का सेंसस लेना और जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑर्डर्स दिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना। उनको साथ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एड करता है। डीएम सर हेड है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में एसपीसीए, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, होना चाहिए। ये ऑर्डर है। उस एसपीसीए कमेटी का जो डीएम है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेयरमैन होता है। जो चीफ वेटनरी ऑफिसर है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेक्रेटरी होता है। सो एसपीसीए कमेटी का अपना एक हॉस्पिटल होना चाहिए। उनके पास अपनी एक एनिमल रेस्क्यू एम्बुलेंस होनी चाहिए। टीम ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स एंड स्टाफ ऑफ कोर्स होने चाहिए। हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। हमारी छोड़िए, मेरठ में नहीं है, मुजफ्फरनगर में नहीं है, हरिद्वार में भी नहीं है। मतलब हरिद्वार तो उत्तराखंड हो गया, यूपी की बात करते हैं, एक दो जगह को छोड़कर कहीं नहीं है। अब क्यों नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट के दूसरा ऑर्डर बता रही हूँ मैं, जिसकी खुलेआम अवहेलना करी जा रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगर हम मान नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता हम किसी भी चीज़ का रख पाएंगे। और ये अवहेलना और कोई नहीं, सरकार स्वयं कर रही है। एसपीसीए गौतम बुद्ध नगर से कोई ये पूछे कि पिछले 2 साल में 3 साल में उन्होंने पशु क्रूरता के कितने मुकदमे दर्ज किए हैं। ये काम पशु क्रूरता के मुकदमे दर्ज करने का एसपीसीए का है। 0। मैंने अपने गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में पशु क्रूरता के कितने मुकदमे दर्ज करके चार्जशीट करवाए हैं पिछले 3 साल में? 89। तो ये मतलब मैं समझ केसेस में वकील के पैसे मैं खुद देती हूँ, जबकि ये सरकार का काम है। अगर एसपीसीए केस लड़ेगी तो उनकी तरफ से सरकारी वकील फ्री में केस लड़ेगा। उनका काम भी मैं कर रही हूँ, रेस्क्यू का काम भी मैं कर रही हूँ, नसबंदी का काम भी मैं कर रही हूँ। इतने सारे लोगों को तनख्वाह क्यों मिल रही है? एग्जैक्टली, जो आम इंसान के टैक्स के पैसों से सैलरी नहीं देते। मुझे आप एक जगह भी नहीं देते कि यहाँ पे शेल्टर चला लो। मैं फ्री में अपनी एम्बुलेंस लाती हूँ, अपने आप तेल डालती हूँ। हैं, आप अपना मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क तो कर सकते हो। आप पशु क्रूरता रोकने के लिए एफआईआर्स तो कर सकते हो कि कुत्ते बिल्लियों को गायों को लोग मारना बंद कर दें। आप तो वो भी नहीं कर रहे। गौकशी के कितने केस गौतम बुद्ध नगर ने अभी पर्दाफाश करके स्मगलर्स को पकड़ा है। एसपीसीए पुलिस के बराबर में खड़ी होनी चाहिए थी उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए। एफआईआर करने के लिए एसपीसीए नहीं होती है तो पुलिस अच्छी है तो वो सू मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं यूपी काउ प्रोटेक्शन में, पर अपना काम ही नहीं करेंगे। एसपीसीए तो ऐसे ही मलाई मिल रही है, मलाई मिल रही है बैठे बैठे। एसपीसीए काम नहीं करेगी, पशु क्रूरता बढ़ती जाएगी। एनजीओ काम करेगा तो उस पर उंगली उठा के उसे बदनाम कर दोगे या उसे प्रेशर में आके झूठे केसों में फंसा दोगे। बोलेगा कौन फिर जानवरों के लिए? कोई भी नहीं। या फिर उन्हें मारने दो कि डंडा उठाओ और मार दो सबको। हमने कभी ये सोचा है कि आज हम डंडा उठा के जानवरों को मार रहे हैं, कल हम एक दूसरे को मारने पे आ जाएंगे क्योंकि हमारा दिमाग इतना खराब और इतना शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा। हम आज जरा सी बात पे गार्डों को पीटने लग गए हैं, गार्ड रेजिडेंट्स को पीटने लग गए हैं। हमारा बिहेवियर देखो ना कहाँ जा रहा है। तो ये तो, और सोल्यूशन आंखों के सामने है, लेकिन उसको करना नहीं है। हमने उसको ऐसे करके ढक दिया है। पैसों का बहुत तगड़ा लॉस हो जाना है ना। ये मैम जो कह रही हैं कि खुद के एम्बुलेंस से रेस्क्यू करके लाती है, ठीक बाहर खड़ी है वो एम्बुलेंस। और ये आप सोचते रहिए, हालांकि मैं हॉस्पिटल की खबरें भी आपको दिखाता हूं, लेकिन आपको पता है कि हॉस्पिटल खबरें दिखाने की वजह से मैं जेल भी गया था। लेकिन एनिमल के लिए जो हॉस्पिटल्स बने हैं वो वाकई में, आप सोचिए कि इंसानों के लिए जो अस्पताल बने हैं उसके कंपैरिजन में एनिमल हॉस्पिटल, जिसके लिए मतलब कोई पूछने वाला भी नहीं है, सोचिए उसकी स्थिति क्या होगी। उसकी स्थिति मैम बता रही हैं क्योंकि लगातार ये काम कर रही हैं। पिछले 7-8 साल से बिल्कुल प्रॉपर एक्टिव होकर काम कर रही है और उससे पहले भी काम करती थी, लेकिन हाँ एक संस्था के तौर पे काम नहीं करती थी। लेकिन
पूरे बात को समझिएगा। और एक और सवाल रहेगा मैम कि सोसाइटीज़ में हमने देखा है कि जैसे कि कुत्तों को पाला उन्होंने, और पालने के बाद क्या हुआ कि एक समय आया कि उनको ले जाके सड़क पे छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। हाँ, तो ये बताइए कि उस कुत्ते का बिहेवियर क्या हो जाता है, और साथ में वैसे जो लोग हैं जो 2 साल 2.5 साल 3 साल कुत्तों को पालते हैं और फिर रोड पे छोड़ देते हैं, उनके साथ कानूनी कार्रवाई में क्या प्रावधान है? उन लोगों को जेल भेज देना चाहिए। सेक्शन है नेग्लिजेंट कंडक्ट टुवर्ड्स एनी एनिमल और पशु क्रूरता अधिनियम सेक्शन 11, अनवांटेड टॉर्चर पहुंचाना एक जानवर को। उसके अलावा पब्लिक लाइफ और प्रॉपर्टी को एंडेंजर करने का मुकदमा अलग से उन पे ठुकना चाहिए। घर से निकाला हुआ कुत्ता बाहर जाके एंग्शियस होगा, बाकी कुत्तों से उसकी लड़ाई होगी, ज़्यादातर लड़ाइयों में वो पिटेगा, इंसान उसको समझेगा नहीं, वो इंसान को नहीं समझेगा, क्योंकि बेचारा घर का कुत्ता है, घर में बंद रहता था, इतना सोशल नहीं होगा जितना स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। या तो वो किसी को काटेगा या कोई उसको मार देगा। गलती किसकी थी? जिसने पाल के छोड़ दिया। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसका प्रावधान है। मैं ऐसी RWS से रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसे लोग जो अपने कुत्तों को सड़कों पर छोड़ देते हैं, उन लोगों पर आप स्वयं अपने लोकल थाने में जाएं और मुकदमा दर्ज कराएं। अभी आंकड़ों के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए कि कितने जो जानवर हैं उनकी देखभाल आप कर रही हैं? देखिए, हमारी 3 साइट्स हैं। एक हमारी गांव एमलिया में है जो गौशाला कम एनिमल सेंचुरी है। वहाँ पर हमारे पास तकरीबन 70+ लार्ज एनिमल्स हैं, जिसमें गाय, बछड़े, गधे, घोड़े, खच्चर, बकरियां भी हैं और मुर्गे और मुर्गियां और रूस्टर्स भी हैं। वो थोड़ा स्लॉटर से जिनको रेस्क्यू किया था। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत खुजली में हमने पैसे दे के रेस्क्यू किए। कोई गरीब आदमी बेच रहा था, बट वो बहुत बीमार थे, नहीं रेस्क्यू करते तो वो बेचारे सरवाइव नहीं करते। तो उसके अलावा डॉग्स हैं, मंकीज़ हैं, कैट्स हैं, स्नेक्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 12 सालों से रेस्क्यू करते आए हैं। हम रिहेबिलिटेशन कर देते हैं उनका, रेजिडेंशियल एरिया से निकाल के। हमारा प्रोटेक्टेड सूरजपुर फॉरेस्ट है, वहाँ पे रिहेबिलिटेट कर देते हैं। मंकीज़, लंगूर्स, वाइल्ड लाइफ में नीलगाय, सिवेट कैट्स, तो जो भी एनिमल, बेसिकली जो भी एनिमल जिसको ज़रूरत पड़ती है रेस्क्यू की और घर की, उसके लिए हम लोगों के दरवाजे खुले हैं। तो स्नेक्स को भी रेस्क्यू करते हैं? हाँ जी, कोबराज एंड क्रैट्स मेजरली हमने रेस्क्यू किए हैं। हमारी बेल्ट में कोबरा क्रैट्स ज़्यादा हैं। तो अगर मैं पिछले 12 सालों का आंकड़ा लगाऊं तो हज़ारों में। और फिर उसको क्या करते हैं आप? हम उन्हें जंगलों में रिहेबिलिटेट, जो बिल्कुल डीप प्रोटेक्टेड जंगल है जिसमें हमें कॉन्फर्मेशन है कि यहाँ पर इंसानी रिहाइश नहीं है और जिसे डिक्लेयर किया हुआ है गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वहाँ उनको रिलीज़ कराते हैं। वीडियोस बना के हम अपने DFOs के साथ शेयर कर देते हैं। काम किसका है? स्नेक पकड़ने का मैंने खुद भी पकड़ा है ऐसे तो, बट ज़्यादातर रमेश पकड़ता है। ये छत्तीसगढ़ की पैदाइश है। इसके घरों की दीवारों में सांप निकलते थे तो ये हाथ से पकड़ लेता था। हाँ, तो अब मैंने पहले भी हाथ से पकड़ता था, मैंने डांट के स्नेक कैचर, अब स्नेक कैचर से मैंने कहा रिस्क नहीं लेना है। तो मेजरली इसने पाइथन्स भी पकड़े हैं, 2-3 पाइथन्स निकल जाते हैं कभी 2-3 साल में हमारी बेल्ट में। सबसे ज़्यादा इसने ये आपके इंडियन स्पेक्टिकल कोबराज और क्रैट्स पकड़े हैं, जो सबसे पॉइजनस स्नेक्स है हमारी बेल्ट के। और आप भी स्नेक्स पकड़ लेते? हाँ, मैं जब मजबूरी होती है, कोई नहीं होता, मैं पकड़ लेती हूँ। मैंने भी कोबरा भी पकड़ा हुआ है, मैंने इंडियन रैट स्नेक बहुत सारे पकड़े हैं, मैंने 2-3 बार क्रैट भी पकड़े हैं। तो मैं डरती नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुत्ते, बिल्ली, गाय तक करूँ। सांप से मुझे डर नहीं लगता, बट बहुत लोगों को वो होता है ना, हाथ पे टच हो गया तो वो वाली फीलिंग जैसे छिपकली से बहुत लोगों को होती है। दूर से ही देख के होता है कि मतलब ये मुझे यक वाली फीलिंग नहीं होती। मैं शिव जी की, भगवान की बहुत तगड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे ऐसे फील होता है कि मेरी स्किन पे चल रहा है। यू गेट इट? अगर मैं कोबरा रेस्क्यू करने चली गई, जैसे मैंने 8 या 9 बार बिल्कुल ब्लैक जहरीला वाला कोबरा जो स्पिट करता है पॉइजन, वो रेस्क्यू किया है, मेरा मुंह कई घंटों तक कड़वा रहा है। मतलब आप समझिए कि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस पॉइजनस बीइंग के सामने। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मैं उसे कैच कर रही हूँ मुझे अटैक कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि प्लीज मुझे इस भीड़ से निकाल के ले जा, आई एम फीलिंग थ्रेटेंड। तो ऐसा नहीं है कि जानवर कोऑपरेट नहीं करते, स्नेक्स कोऑपरेट अ लॉट। जब आप उन्हें कैच करना चाहते हो, बाकी लोगों को वो फुंकार रहे हैं, लेकिन कैचर जो उनको प्यार से पकड़ता है वो वहाँ पे शांत हो जाते हैं। जैसे उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो मारने नहीं आया, वो बाहर निकालने आया है, वो वहीं शांत होकर खुद को निकालने देता है। तो
डर तो नहीं लगा, गंगा किनारे पली बड़ी हूँ, पापा का हमेशा ट्रांसफर गंगा किनारे होता था, सरकारी डॉक्टर हैं, तो सांप, किंग कोबरा, कोबरा, वाइपर्स, गाय की सानी करती थी, मम्मी की हेल्प करती थी, तो कितनी बार चारे से वो छोटे छोटे वाइपर हाथ पे गिरे हैं। तो डरना तो तब भी नहीं सीखा, डर जाते तो फिर ये वाला काम नहीं कर पाते। हाँ, तो और डरना इंसान से चाहिए भैया, आज की डेट में इंसान से बड़ा ना गलत काम करने वाला कोई नहीं है, इससे बड़ा डसने वाला भी मैं कोई आपको नहीं। बता रही हूँ, जो कोलकाता में हुआ वो सांप नहीं ना कर पाता, वो कुत्ता भी नहीं कर पाता, इंसान ने किया ना। तो जानवर अभी भी अपने उस पर्टिकुलर एक सर्किल में हैं जो भगवान ने उनके लिए डिजाइन किया था, हमने एनक्रोच कर दिया, क्योंकि हमने एनक्रोच कर दिया तो सांपों की मजबूरी होगी घर में घुसना, कुत्तों को हमने नसबंदी नहीं कराया, उनकी मजबूरी हो गई साल दर साल पॉपुलेशन बढ़ाना, हमने काम किया नहीं, अब कहते हैं जानवर की गलती है। ये कहते हैं ना कि मतलब ऐसे अमूमन हम बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि यार देखो ये सांप से भी ज्यादा जहरीला इंसान है या फिर आस्तीन का सांप, या फिर बिच्छू से ज्यादा रंग ये बदल रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो इसीलिए एग्जाम्पल्स देते हैं क्योंकि सांप बिना बात के नहीं काटेगा, ये सांप की प्रवृत्ति है। वो ऐसे नहीं है कि आपके सामने आप यहाँ बैठे हो, सांप सामने से चल के आ रहा है और आपको काट लेगा, नहीं, एक्सीडेंटल बाइट्स होती हैं हमेशा। सांप के केस में वो आपसे हमसे ज्यादा डरता है, इंसान ऐसा नहीं है। एक आखिरी मैसेज चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप जो कहना चाहती हैं। देखिए, मैं यही कहूंगी कि आप सब लोग जानवरों से प्यार नहीं कर सकते, वो मैं समझती हूँ, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, कोई कोई डरता भी है, वो भी बहुत नेचुरल बात है। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन प्यार नहीं कर सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते, रख नहीं सकते तो मारे भी ना, है ना। किसी को शेल्टर नहीं दे सकते तो दुत्कारे भी ना। गर्मी में, बारिश में जानवर थोड़ा सा शेल्टर मांगने आ जाते हैं, प्लीज़ दे दें। गर्मियों में जैसे मैंने अपने घर के बाहर बर्ड्स के लिए खाने का वो टांगा हुआ है, पानी के लिए मैंने उनके बर्तन टांगे हुए हैं। वो बेचारी घर में तो नहीं रहती, लेकिन उनको बिना मेहनत करे अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो मतलब कुछ भी ऐसा जिससे आप नेचर को गुडनेस दे पा रहे हैं, आप प्लीज़ वो करें। और ब्रीडर से कुत्ते बिल्लियाँ खरीदना बंद करें, वो उन्हें बहुत बुरे हाल में रखते हैं, बहुत गंदा रखते हैं, माँओं से बहुत छोटी उम्र में अलग कर देते हैं, जिससे वो बाद में बीमार होकर मर तक जाते हैं। तो आप शेल्टर्स से, अपने लोकल एरियाज से प्लीज़ डॉग्स एंड कैट्स को अडॉप्ट करें, अपनी गायों को टैग करवाएं, अपने पेट्स को रजिस्टर करवाएं, और अगर किसी को अपना पेट अबैंडन करते देखें तो तुरंत वीडियोस, फोटोज़ लेके उस आदमी की या औरत की लिखित कंप्लेंट नज़दीकी थाने में दें, ये बहुत ज़रूरी है। जागेगा नहीं तो सोएगा इंडिया, जागना ज़रूरी है, हमें सब पता है, हम सिर्फ ध्यान नहीं दे पाते लॉस पे, है ना। हम आंख मूंद के या आंख फेर के निकल जाते हैं। जिस दिन हम ये करना बंद कर देंगे, ट्रस्ट मी, वर्ल्ड अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और वाकई में बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं आप, और बेहतरीन काम कर रही हैं, मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और आप भी, मैं स्ट्रीट डॉग्स के बारे में बार बार इसलिए चर्चा कर रहा था क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, और वाकई में जो भी आपके गलियों में अगर कुत्ते हैं, अगर उसको कुछ दे नहीं सकते हैं तो पीटिए नहीं, उसको अपने हिसाब से रहने दीजिए। अगर आपको उससे भी ज़्यादा परेशानी है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इत्तला कीजिए कि हाँ मुझे इस कुत्ते से परेशानी है, फिर उसको वो ले जाएंगे। ये कर सकते हैं बजाय डंडे से पीटने या फिर दूसरे तरीके से उन्हें परेशान करने के बजाय। बहरहाल, आपको इस पूरे इंटरव्यू के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जागरूकता फैले। इस पूरे वीडियो का एक कॉज है, एक कारण ये भी है कि जागरूकता फैले, मैडम से आपकी मुलाकात। अच्छा, एक और रहेगा कि अगर कोई कुछ जानना चाहता है या फिर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है कि यहाँ किसी को रेस्क्यू कराने के लिए, तो कैसे कांटेक्ट करेगा आपसे? मेरा नंबर नोट कर लें, व्हाट्सएप कर दें। फ़ोन में नहीं उठा पाती हूँ बहुत सारे, लेकिन व्हाट्सएप में हमेशा अपने सुबह का कम से कम शाम को रिवर्ट ज़रूर करती हूँ। 8700640454। और प्लीज़ कोशिश करिएगा कि दिल्ली एनसीआर के केस रिपोर्ट करें। मैं बहुत दूर नहीं जा पाती हूँ, लेकिन हाँ, आप दूर का भी रिपोर्ट करेंगे तो मैं उस एरिया के लोकल रेस्क्यूअर से या शेल्टर से कोऑर्डिनेट करके आप लोगों की मदद करवाने की पूरी कोशिश करूँगी।
पहले खुद से कोशिश करें, अगर नहीं होता है, अगर लगता है कि नहीं बहुत क्रिटिकल है, तो मैम से संपर्क करें, जरूर आपको मदद मिलेगी। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ आसपास जो कमरे हैं उसमें किसी में खरगोश है, किसी में चिड़िया है, किसी में बंदर है, किसी में कुत्ते भी रखे हुए हैं, किसी में बिल्ली भी है, और ये पूरा ये दृश्य है। मैं आपको फिर कभी जो मैम के और भी सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको वीडियोस दिखाऊंगा कि कैसे ख्याल रखती हैं, और ये तमाम चीज़ें दिखाऊंगा आपको। लेकिन बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे पंकज हैं, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया।